हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वैलेंस वेटस्टोन ब्रिज डिस्कस करने वाले हैं और समझेंगे क्या होती है उसकी स्पेशलिटी, क्या उसकी होती है बेसिक कंडीशन और कैसे आप समझोगे कि ये दिया हुआ सर्किट वैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है और उस पर कैसे कैसे प्रॉब्लम बनती हैं वो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए और एक शॉर्ट में देखिए जिससे आपको वैलेंस वेटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड कैसी कैसी प्रॉब्लम बनती हैं वो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और यकीन मानिए वीडियो के लास्ट तक आपका वैलेंस वेटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आप कभी भी ऐसे प्रॉब्लम देखोगे तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो समझते हैं पहले क्या होती कंडीशन, फिर उस पर बेस बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सीरीज वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है, पैरेलल वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग करेंगे डिस्कस। ओके, तो देखिए आप ये मैंने बोर्ड के प्लेन पे ऑलरेडी एक सर्किट बना रखा है। ओके, इस सर्किट को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि ये बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज ही है। ओके, लेकिन ये बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज कब होगा आपको वो समझना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पर एक की है। अब आपको ये देखना है कि अगर आपको 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा मिले तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये वैलेंस वेटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो उसके लिए क्या होती है, वैलेंस वेटस्टोन ब्रिज की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि अगर जो ये एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है या ये और ये एडजेसेंट साइड हो सकती है, होगी, डेफिनेटली होगी, तो इन दोनों का रेशियो रिमेनिंग साइड में लगे रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए, या इन दोनों ये एडजेसेंट साइड हैं, इन दोनों एडजेसेंट साइड में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो जस्ट इक्वल टू द यहाँ पर जो रिमेनिंग साइड्स हैं एडजेसेंट साइड्स, यहाँ पर जो लगे हुए रेजिस्टेंस हैं उनका रेशियो अगर इक्वल है तो हम क्या समझते हैं, हम ये समझेंगे कि इनका पोटेंशियल सेम है, मतलब बी और डी विल बी एट सेम पोटेंशियल। हम इस चीज़ को मान के प्रूव करने वाले हैं कि अगर इनका रेशियो सेम है, इनका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, तो बी और डी सेम पोटेंशियल पे होंगे, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। ये स्पेशलिटी है वेटस्टोन ब्रिज की। और उन्हें बोला कि अगर ऐसा फुलफिल हो रहा है, ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है, तो सर्किट बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, हमने थोड़ी देर के लिए ये मान लिया कि बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल। ओके, हमने सपोज क्या स्टूडेंट किया, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, और यही वेटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है कि प्रूव दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। कब होगा, ये तभी होगा व्हेन VB इज इक्वल टू VD। अगर हम ऐसा मान लें इसको कि X है, ये क्या है, हमने मान लिया यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, X है। अगर X पोटेंशियल मान के चलते हैं तो हम ये प्रूव कर पाएंगे। अगर ये सही है तो ये प्रूफ होना चाहिए, अगर ये लेके चलें तो ये प्रूफ होना चाहिए। दोनों में से एक कंडीशन आपको लेके चलोगे तो इजी वे में आप इसको डिराइव कर पाओगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये ऐसा है। लेट, मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने ये कंसिडर कर लिया, लेट VB इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू X। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ इसको, कैसे प्रूव करना है वो जरा देखिए। हमने क्या किया, यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इसका मतलब ये वाला आपके पास टर्मिनल हो गया कितना, ये वाला टर्मिनल हो गया E और ये वाला हो गया 0 पे। क्लियर, इसका इतना बोल्ट हो गया, ये E बोल्ट का मतलब हो गया, ये प्लस E हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ मैंने एज्यूम किया है X है यहाँ का और यहाँ का भी X है। अब मुझे ये दिखाना है कि रेशियो आप इस साइड और इस साइड में लगे रेजिस्टेंस का रेशियो इस साइड में लगे हुए और इस साइड में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आता है। वही रेजिस्टेंस लेना है आपको जो एडजेसेंट साइड में हो सकता है कोई आपको ये बोले कि ये और ये एडजेसेंट साइड हैं तो इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में सेम है, तो बिल्कुल सही है, गलत वो भी नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सपोज क्या करंट I आ रही है और ये करंट यहाँ पर डिवाइड हो गई, यहाँ हो गई I1 और यहाँ हो गई I2। क्लियर हो गया। अच्छा, ये I1 I2 हो गए तो क्या हुआ, करंट इधर जा रही, किधर जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही। तो मैंने क्या लिया, देखिए यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच में, तो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया।
क्लियर। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ आने वाला है कितना, यहाँ आने वाला है I1 R1। वैसे ही यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है, क्योंकि आपने कहा ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो जानी चाहिए थी करंट I3 वो नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी। मैंने कहा कि ये सेम पोटेंशियल पे हैं, इसका मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे है, तो इस रास्ते में कोई करंट नहीं जाएगी। तो ऐसा यहाँ होना चाहिए था, दैट इज़ I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। हम यही प्रूव करने वाले हैं कि I3 में कोई करंट नहीं जाएगी, और I1 और I2 ये R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R प्रूफ होने वाला है। कैसे, देखिए यहाँ देखेंगे आप पोटेंशियल ड्रॉप इस साइड में, तो कितना आएगा जाके, यहाँ पे जाएगा I1, जो करंट इधर जा रही है वही इधर जा रही, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा I1 R2। क्लियर हो गया। यहाँ करंट जा रही है कितनी, यहाँ I2 जा रही है, तो यहाँ पे आएगा कितना, I2 R3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यही करंट जानी है वापस, तो R4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आएगा I2 और ये आएगा I4। ये है इसका पोटेंशियल ड्रॉप। इस पोटेंशियल ड्रॉप को आपको समझ गए तो ज़रा देखिए, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है VA माइनस VB। VA माइनस VB कितना आएगा, ज़रा देखिए यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, ये आया I1 R1। क्लियर हो गया। अब देखिए VB की वैल्यू कितनी थी, VA ये आपको दिया जा रहा है कितना, ये है आपके पास E, यहाँ पे है X, तो आपने यहाँ का E रखा, यहाँ का X रखा, इज इक्वल टू आया I1 R1। इक्वेशन फर्स्ट। एडजेसेंट साइड में ज़रा देखिए, VB माइनस VC, एक ये लिया, दूसरा लेना है VB माइनस VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 R2। I1 R2 आ गया। अब क्या है यहाँ से देखिए, VB की वैल्यू कितनी है, VB की वैल्यू आपको मालूम है X, और यहाँ की वैल्यू 0, तो इसका मतलब हो गया I1 R2। इसको लिख सकते थे X इज इक्वल टू आएगा I1 R2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसको डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट अपॉन सेकंड करके, क्या आएगा यहाँ से देखिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड दिया गया, E माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू I1 R1 अपॉन I1 R2, यहाँ से आया R1 अपॉन R2। ये इक्वेशन आ गई थर्ड। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए आप, अब आपको क्या चाहिए, अब आप बात करिए VA माइनस VD की, VA माइनस VD। VA माइनस VD देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखेंगे I2 और ये हो गया R3, ये I2 और ये R3, क्या मिल गया यहाँ से, VA है E पे और ये है X पे, तो ये हो गया I2 और ये हो गया I3। क्लियर हो गया। ऐसे ही इक्वेशन बन गई 4। अब क्या करना है, अब जरा D और C में चलिए, तो क्या आएगा जाके, एक ये मिला, दूसरा यहाँ से VD माइनस VC इज इक्वल टू, यहाँ भी करंट जा रही है कितनी, I2, ये हो गया R4 सॉरी। अब क्या हो गया जाके, यहाँ VD की वैल्यू कितनी है X, ये है 0 पे, ये 0 पे है, यहाँ से आया I2 और ये हो गया R4। अब क्या हो सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, X इज इक्वल टू I2 R4। ये इक्वेशन हो गई 5। अब क्या करना है कि 4/5 करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4/5 करिए, तो 4/5, जब 4/5 करते हो तो आपको मिलने क्या वाला है कि ये अपॉन ये E था, तो E माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा R3 अपॉन R4। ये इक्वेशन हो गई 6। अब आप क्या देख रहे हो कि E माइनस एक्स अपॉन एक्स दोनों सेम है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, वो थर्ड एंड सिक्स से आपको क्या मिलने वाला है, थर्ड और 6 से मिलने वाला है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये तभी पॉसिबल है जब V और D सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, इसका मतलब ये हो गया दैट इज़ I3 मस्ट बी 0। I3 की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम पोटेंशियल पे हैं तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर कोई कंडक्टर वायर लगा दें, कोई करंट मेजरिंग डिवाइस लगा दें, तो आपको क्या फील होगा, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन आने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट ये समझ पाए कि ये जो पूरा डेरिवेशन था ये समझने के लिए था कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा
तो क्या बीच वाले सर्किट में जो R5 लगा होगा ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5, क्या R5 में कोई करंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपसे बोला जाता है कुछ ऐसे वर्ड तो मैं लिख देता हूँ, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर ऐसा लिखा है, ऐसा बोला जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है, इसका बिल्कुल मतलब हो जाता है गैल्वेनोमीटर लगा कहाँ होगा? देखिए R1 लगा होगा, R2 लगा होगा, R3 लगा होगा, R4 लगा होगा। अगर यहाँ कोई गैल्वेनोमीटर लगा हो, रेजिस्टेंस ना लगा हो, आप सर्किट ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया और यहाँ रेजिस्टेंस है। तो बोला गया ये कि ये R2 हो गया, ये R4 हो गया, ये R3 हो गया, ये R1 हो गया। अगर सर्किट कुछ ऐसा बनाया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो इसका मतलब जो करंट इधर जाएगी वही करंट इधर जानी है, और वही करंट जो इधर आ रही है वही इधर जाएगी। इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये वैलेंट व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई कर देनी है। ऐसा अगर लिखा होगा इफ़ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब है कि आपको ये बोला जा रहा है R1/R2 = R3/R4, ये आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा भी बोला जा सकता था कि यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर D हो गया। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि B and D आर एट सेम पोटेंशियल, ऐसा लिखा हो इफ़ B and D आर एट सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सेम पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि अगर VB = VD हो गया, दैट इज़ I3 जो करंट जानी होगी इसमें, यहाँ जो करंट I3 जा रही होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे जब हो जाएंगे तो करंट तो फ्लो होगा नहीं। ये बात समझ में आ गई। एक चीज़ और आपको लिखी मिल सकती है, वो क्या होगा? आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि नो करंट फ्लोज थ्रू दिस सेक्शन, इफ़ नो करंट फ्लोज BD। अगर ऐसा बोल दिया गया कि BD में कोई करंट जा ही नहीं रही, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो करंट इसमें जा रही वही इसमें जा रही, कि इनका रेशियो सेम होगा। दैट इज़ R1/R2 आप यूज़ कर सकते हो R3/R4। तो इस तरह से कैसे कैसे प्रॉब्लम बनेगी, हम कंसेप्ट को समझने के बाद अब प्रॉब्लम्स को लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए आप इसे। तो आपने 3 तरह से बात समझी कि अगर आपको सर्किट में ये लिखा मिले कि सेम पोटेंशियल पे हैं और उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, ओके, अगर ये लिखा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही, इसका मतलब भी है कि सर्किट बैलेंस है। अगर ये लिखा जा रहा है कि इस ब्रांच में ही करंट नहीं है, इसका मतलब रिमेन उस ब्रांच में करंट जाने वाली नहीं है। इसका मतलब करंट नहीं जा रही है तो वो जो टर्मिनल्स होंगे जिनके क्रॉस बात की जा रही है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अगर आपको पतंग जैसे कोई शेप दिखे तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज को शो करता है। देखिए ये मैंने एक पतंग जैसी आपको शेप बना दी। यहाँ पर क्या हो गया, ये R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और यहाँ पे मैंने R5 लगाया। मैंने आपसे बोला कि आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे वैल्यूज़ का रेशियो। क्लियर? अगर मैंने इसको दिया 1 ओम, इसको दिया 2 ओम, इसको दिया मैंने 4 ओम, इसको दिया मैंने 8 ओम और यहाँ दिया मैंने 6 ओम। क्लियर? ये वैल्यू आपके पास मिल गई। अब आपको मैंने कहा कि फाइंड करिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आपको बोला मैंने A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए। R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? तो पहले आप चेक करोगे कि सर्किट बैलेंस है कि नहीं। देखिए ज़रा सा रेशियो चेक करिए, एडजेसेंट साइड का रेशियो चेक करिए। रेशियो चेक करने का मतलब क्या हुआ,
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। आप ये चेक करिए या फिर आप ये चेक कर सकते हो R1 R4 का मल्टीप्लिकेशन R2 और R3 के इक्वल आ जाए। क्लियर? R1 R4 का मल्टीप्लिकेशन मतलब इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है, तब भी सर्किट बैलेंस है और बीच वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। तो छोड़ने का मतलब क्या होगा कि आप देखोगे ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो 1/2 इज इक्वल टू 4/8। तो 4/8 का मतलब क्या हो गया? 1/2। मतलब क्या हुआ? सर्किट इज़ बैलेंस। सर्किट इज़ बैलेंस। अगर सर्किट बैलेंस हो गया, सीधा सा कंसेप्ट हो गया, R5 कैन बी निगलेक्टेड। R5 कैन बी नेगलेक्ट। हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब नेगलेक्ट कर दिया तो देखिए ये दोनों हो गए सीरीज़, ये दोनों हो गए सीरीज़। काउंट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सीरीज़ में क्या हो जाता है? ऐड हो जाते हैं। तो 1 और 2 3 ओम हो गया। यहाँ देखिए 4 8 12 ओम हो गए। अब ये दोनों हो गए पैरेलल। तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आएगा 1/3 प्लस 1/12। यहाँ से क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ 12 आएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 + 1 तो ये हो गया 5/12। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 12/5 ओम। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस प्रॉब्लम को समझा और कैसे इसको सॉल्व करना था वो आपने सीखा। अब हम स्टूडेंट लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको समझना था कॉन्सेप्ट। अगर आपसे ऐसा बोला जाए इफ़ नो करंट फ्लोस, ऐसा सर्किट बना दिया गया। सर्किट बनाने के बाद बोला गया यहाँ रेजिस्टेंस लगा है यहाँ बोला जा रहा है कि B and D आर एट सेम पोटेंशियल। B and D आर एट सेम पोटेंशियल। तो ये वो आपके पास पॉइंट A है, ये पॉइंट आपके पास C है। ऐसा गिवन दैट क्या गिवन दैट है? VB इज इक्वल टू VD। VB इज इक्वल टू VD ये गिवन है आपको। ये हो गया 15 और इसको कर लीजिए आप, चलिए 50 ले लीजिए और इसको भी 50 ले लीजिए, इसको 30 और इसको x कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 30 ये ओम में दिया जा रहा है, आपकी वैल्यू है। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर VB इक्वल टू VD है और आपको फाइंड करना है फाइंड x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया कि V और D सेम पोटेंशियल पे हैं, इसका मतलब इनका रेशियो मस्ट बी इक्वल टू दिस। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप यूज़ करोगे यूजिंग R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो यहाँ से लिखोगे 15/15 इज इक्वल टू 30/x। तो यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 30 ओम आ जाएगी। आप जब यहाँ रखोगे 30 ओम और चेक करोगे तो देखोगे बेटा इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से आप हो सकता है आपको बोला जाए कि B और D सेम पोटेंशियल पे हैं, हो सकता है यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हो, आपसे बोला जाए कि नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बोल दिया जाए नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच BD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वो सारी चीज़ें आपको कंसेप्चुअली याद होनी चाहिए कि क्या किसका मतलब होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हो गई बेटा, और फर्स्ट टाइप में एक और मैं स्पेशल प्रॉब्लम आपको सिखाता हूँ जो मोस्टली आपको मिलती है। सॉरी, देखिए ये आपके पास फर्स्ट टाइप की ही प्रॉब्लम है। अभी हम लोगों ने जितनी प्रॉब्लम डिस्कस करी हैं फर्स्ट सेकंड दोनों फर्स्ट टाइप की हैं। यहाँ पर आपके पास 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया ये 1 ओम लगा हुआ है, और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया ये x है और ये 6 है।
और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये 2 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, और यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया 6 ओम। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप ज़रा देखिए कि ये दोनों हो गए सीरीज़, क्लियर, ये दोनों सीरीज़ हो गए तो कितना हो गया 12 ओम। ये दोनों लगे हैं कैसे सीरीज़, ये हो गया 6 + x, क्लियर, सॉरी यहाँ पे x दे दिया गया, ये x आपके पास है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी यहाँ पे लिखना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और R इक्विवेलेंट दिया गया है, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C आपको मालूम है, ये दे दिया गया है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम दे दी गई। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/1 1/1, ये कितना आएगा 2/1। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये निकालना आसान है, दोनों मल्टीप्लाई करिए ऐड करिए, मल्टीप्लाई अपॉन ऐड, तो ये हो गया 1/2, ठीक है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5 ओम। यहाँ कितना आएगा मल्टीप्लाई ऐड दोनों पैरेलल में है, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आएगा 2 × 2, नीचे 2 + 2, ये आया 4/4, ये आ गया 1 ओम, क्लियर। तो ये 1 ओम आया, ये इतना आया, ये इतना आया, इतना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम है। देखिए और क्या है कि नो करंट फ्लोज इन दिस ब्रांच, क्या होगा, एंड नो करंट फ्लोज इन ब्रांच BD, ये आपको गिवन है। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो मैंने क्रॉस कर दिया। अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। ज़रा देखिए क्या करने वाला हूँ, ये 12 अपॉन ये कितना आएगा 0.5, क्लियर हो गया 0.5। अब क्या आ जाएगा जाके देखिए यहाँ से, ये अपॉन 6 + x, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 ओम। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे करके सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x पे कंसंट्रेट रहिए, सिर्फ आप अपने गोल पे ध्यान रखिए कि आपको करना क्या था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पीछे मत भागिए कि आएगा ये वैल्यू 2 ओम आएगी कि भी नहीं आएगी, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आपके यहाँ से क्या आने वाला, जरा देखिए x की वैल्यू निकालनी है 12 अपॉन 0.5 = 6 + x, इसको पॉइंट हटाओगे तो 120 आया, तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये आएगा 5 × 2 = 10, ये 24 आ गया, 6 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा 18, ये 18 ओम आ गया बेटा यहाँ से। तो इस तरह से आप देख पा रहे थे कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना भी देता तो भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि आपको क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना है। एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द BD, इतना दे दिया जाए तो क्वेश्चन आप इसी वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप में ये आता है बेटा कि अगर आपके पास ये सेकेंड टाइप आता है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर आपके पास ऐसा बना हो, देखिए ऐसा सर इस तरह का डिज़ाइन बना हो, A यहाँ पर B और यहाँ पर कुछ लगा दिया जाए, यहाँ पर भी लग गया, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ रेजिस्टेंस लगाए गए। मैंने यहाँ पे 3 ओम 6 ओम अप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 3 ओम अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने किया 2 ओम और यहाँ पर 4 ओम। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो
तो पहले आप चेक करिए कि ऐसा तो नहीं कि बैलेंस बिटवीन स्टोन ब्रिज रखा हो। बैलेंस बिटवीन स्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है कि R1, R2, R3 और R4 अगर इनका रेशियो सेम है तो R5 कैन बी नेगलेक्ट। तो आप देखोगे सिंस R1/R2 इक्वल टू 2/4 1/2, R3/R4 3/6 1/2। इसका मतलब क्या है, दैट इज़ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये तो गिवन है, हेंस सर्किट बैलेंस, सर्किट इज बैलेंस। अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो क्या होगा, देन R5 कैन बी नेगलेक्ट। आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, अगर यहाँ पर बी टर्मिनल होता ये डी होता तो ये सेम पोटेंशियल पे हो जाते, इनको हम नेगलेक्ट कर देते। तो ये दोनों हो जाते सीरीज़ में होता तो आंसर यहाँ से आता 6 ओम। ये दोनों हो जाते सीरीज़, कितना आंसर आता 9 ओम। अब दोनों होते पैरेलल, तो पैरेलल करने का आसान तरीका है, क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। दोनों को मल्टीप्लाई 6 × 9 अपॉन 6 + 9 कितना आया, ये आया 54, नीचे कितना आया 15, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाता। तो इस तरह से इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह का आप अगर सर्किट देखें तो इसको भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कैसा बनता है वो देखिए। थर्ड में प्रॉब्लम इस तरह से बनती है स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में ज़रा देखिए, यहाँ पे मैंने एक नेमिंग कर दी A और यहाँ पे नाम दे दिया इसका C, यहाँ पे B दे दिया, यहाँ पे C दे दिया और यहाँ पर D। यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे लगाया R, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे लगाया R, क्लियर। फिर मैंने यहाँ पे लगाया 2R और यहाँ पे भी लगाया मैंने 2R, यहाँ पे भी लगाया मैंने 2R। अब मुझे चाहिए क्या, R इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए बिटवीन A एंड C। मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है कहाँ पर, बिटवीन A एंड C। तो आप इसको देख के तो समझ नहीं पा रहे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा भी कि नहीं। तो पहले बनाना सीखिए। देखिए A यहाँ पे है तो इसको यहाँ समझ सकते हो, क्लियर। C यहाँ पे है, C यहाँ पे है तो इसको यहाँ समझ सकते हो। तो क्या हुआ, इसको आप खींच दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया। देखिए यहाँ A आ गया और B और D यहाँ आ गए। सर्किट कुछ बनके ऐसा आ गया। यहाँ A आ गया, C आ गया, इनको मैंने खींच दिया। अब क्या हुआ, जरा देखिए, यहाँ A आया तो A और D में कितना, A और D में लगा है 2R और A और B में क्या लगा है R। फिर देखिए D और C में कितना लगा है, C यहाँ आ चुका है, D और C में लगा है 2R। B और D में कितना लगा है, B और D में लगा है 2R। B और C में कितना लगा, देखिए B और C में ये लगा है R। देखिए 1 2 3 4 5 लग गए। अब चेक करिए क्या बैलेंसिंग है। देखिए ये अपॉन ये, मतलब ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो R1/R2 यहाँ लिखोगे, सिंस R1/R2 की वैल्यू क्या है, R/R, 1/1। R3/R4 की वैल्यू देखिए, ये 2R/2R, ये भी 1/1 रेशियो आ गया। हेंस सर्किट इज़ बैलेंस, सर्किट इज़ बैलेंस। अगर सर्किट बैलेंस है तो क्या होगा, इट कैन बी नेगलेक्ट, R3 कैन बी नेगलेक्ट। इसका मतलब ये दोनों हो गए सीरीज़, ये आया 2R, ये कितना आया, ये हो गया 4R, क्लियर। और इन दोनों को ले सकते हैं पैरेलल में, तो रिजल्ट कितना आया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 2R × 2R, नीचे 2R + 2R,
यहाँ रिजल्ट कितना आ गया, दोनों मल्टीप्लाई नीचे ऐड, तो क्या आया, ये आएगा 4r², नीचे 4r, तो 4r ये सब कैंसिल हो जाएगा, r इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट सिंपल वे में आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो ये वो थर्ड टाइप हो गया। अब हम फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं। फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम कैसे बनती है ज़रा देखिए। फोर्थ टाइप में ये बनेगा, फोर्थ टाइप जैसे आपके पास ये है, ये प्रॉब्लम हो गई बिटवीन ए एंड बी। इसको क्या कर लीजिए, यहाँ ए हो गया तो यहाँ मैं ले देता हूँ, इसको बी कर लेता हूँ, इसको सी कर लेता हूँ, और इसको सी का मतलब यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सॉरी यहाँ मैंने डी कर दिया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगे रेजिस्टेंस। अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता हूँ। ये आपके पास ये ए डी बी सी मैंने यहाँ पे लिखा, इसको लिखा मैंने 4 ओम, ठीक है, और इसको मैंने लिखा 8 ओम। क्लियर हो गया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे, इसको मैंने लिखा 6 ओम, और इसको मैंने लिखा 12 ओम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 ओम। अब आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए बिटवीन ए एंड सी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, पहले तो इसको फ्रेम करिए एक पतंग जैसी शेप में, फिर क्वेश्चन आसान हो जाए। जरा देखिए, हो सकता है नेमिंग ना दी जाए तो आप नेमिंग कर सकते हो, डजेंट मैटर। हो सकता है डी और बी ना लिखा हो, मैंने तो लिख दिया, आपको समझ में आए। देखिए इसी को क्या करिए, ए वाला उठा के यहाँ कर लीजिए, सी वाला उठा के यहाँ कर लीजिए, ठीक। अब ज़रा देखिए शेप बन गया ऐसे, कैसा, ए यहाँ आया तो ए और बी के बीच में कितना 4 ओम, तो ए और बी के बीच में 4 ओम, ये ए और बी हो गया, ये 4 ओम लगा दिया। फिर देखिए बी और सी के बीच में कितना लगा, बी और सी के बीच में 8 ओम, ये लगा दिया मैंने 8 ओम। अब देखिए ए और डी के बीच में कितना लगा, ए और डी के बीच में 6 लगा है, 6 ओम लग गया। फिर देखिए डी और बी के बीच में कितना लगा, डी और बी के बीच में कितना लग रहा है, ये 12 ओम लग रहा है। फिर जब देखिए डी और सी के बीच में कितना लग रहा है, 12 लग रहा है। हो गया। तो इस तरह से आपने पहले इसको बनाना सीखा। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा देखिए R1/R2 का रेशियो कितना है, R1 है R2 है, तो ये कितना 1/2। फिर क्या आएगा, इनका रेशियो देखिए R3/R4, तो ये आएगा 6/12, तो ये आएगा 1/2। सर्किट बैलेंस हो गया, हेंस सर्किट इज बैलेंस्ड। अगर सर्किट बैलेंस हो जाए तो सिंपल वे में क्या करना है, आप R5 को नेगलेक्ट कर सकते हो, इसको छोड़ दोगे। तो जब देखिए इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आया, ये आया 12 ओम, सीरीज में हो गए दोनों। इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को कितना आया 12 6 18 आ गया, 18 ओम आ गया। अब ये दोनों हो गए पैरेलल। पैरेलल में चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करिए, या 1/RP, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/18 अप्लाई करिए, तो ऊपर जाएगा 18 + 12 कितना होगा 30 हो जाएगा। ऊपर हो गया 30, नीचे कितना आया 12 × 18, तो यहाँ से कितना आएगा 6 × 12 और 6 5 जा 30, तो कितना आ जाएगा जाके 5/36। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 36/5 ओम। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आपने आंसर ऑब्टेन कर लिया। बस ये देखना है कि जो सर्किट है उसको आप कैसे एक पतंग जैसे शेप में बना पाते हो। तो ये हो गया आपके पास 4 टाइप। अब मैं बात करता हूँ 5th टाइप की। देखिए 5th टाइप कैसा होगा, ये आपके पास एक स्पेशल प्रॉब्लम हो जाएगी 5th टाइप, और ये इम्पोर्टेंट भी है। कैसे होगी, एक सर्किल का शेप है, ठीक है। इस सर्किल में
ऐसे मैंने बनाया, एक लाइन यहाँ ड्रा कर दी और एक लाइन यहाँ ड्रा कर दी। मैंने यहाँ पे लगाया 6 ओम, यहाँ पे लगाया मैंने 6 ओम, क्लियर। और फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 6 ओम और यहाँ भी लगा देता हूँ 6 ओम। यहाँ लगाया मैंने 2 ओम, क्लियर हो गया। अभी 2 और बच रहे हैं, यहाँ लगा लीजिए आप 4 ओम और यहाँ भी लगा लीजिए, ये हो गया 12 ओम। आपको यहाँ टर्मिनल ए है, यहाँ टर्मिनल बी है। आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है RAB। क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये निकालना है। तो पहले सर्किट को रिजॉल्व करिए पतंग जैसी शेप में। जब काइट के शेप में चेंज कर पाओगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा। देखिए पहले तो उसको कैसे चेंज करना है वो सीखिए। हमने क्या किया, जब ऐसी प्रॉब्लम जहाँ समझ में ना आए कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है, तो हम सीधा सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं पोटेंशियल मेथड। हमने क्या किया, इसके क्रॉस एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो प्लस माइनस, तो ये हो गया देखिए V, ये हो गया V, ठीक है। इधर हो गया 0, तो ये 0 पे चला आया। अब देखिए इसको मान लीजिए x, तो ये भी x, ये y, तो ये भी y, हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब ज़रा देखिए x और y, तो हमने एक पॉइंट रखा x, एक रखा y, क्लियर, और एक तरफ रखा v, एक तरफ रखा 0। तो जो a है वो v पे है और जो b है वो 0 पे है। सारी सिचुएशन सॉल्व हो गई। अब ज़रा देखिए अब हुआ क्या, v और x के बीच में 6 ओम, v और x के बीच में, ये v पे है तो इसके बीच में कितना 6 ओम लगा दिया मैंने, ये ओके। फिर देखिए ज़रा सा, v और x के बीच में 12 लगा है, v और x के बीच में ही 12 लगा है, तो 12 ओम लग गया। अब ये भी क्लियर हो गया। फिर v और y के बीच में, v और y के बीच में, v और y के बीच में यहाँ लगा है कितना, ये लग गया 6 ओम, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए x और y के बीच में कितना लगा है, ये लगा है 4 ओम। फिर देखिए इधर से 0 और x के बीच में कितना है, 0 और x के बीच में ये लगा है 2 ओम, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब देखिए ये वाला हो चुका है, 0 और y के बीच में 6 और 0 y के बीच में 6, 2 लगे हैं 0 से y के बीच में। तो मतलब ये हुआ एक लग गया है सीधे 6 ओम, एक और लग गया इसके बीच में 6 ओम। मतलब क्या हुआ, सर्किट को रिजॉल्व करते करते ज़रा देखेंगे, ये दोनों हो गए पैरेलल और ये दोनों हो गए पैरेलल। तो यही सर्किट कैसा बन गया, ये सर्किट कुछ ऐसा बन के आ गया। देखिए बीच में तो लगा है आपके पास 4 ओम ही, ये 4 ओम लगा है। यहाँ कितना आएगा, देखिए 6 और 6 दोनों पैरेलल हो गए। जब पैरेलल में सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये R4 है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, क्लियर। R4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/6 + 6, ये हो गया 12, यहाँ से आया कितना 3 ओम आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको 3 ओम मिल गई। यहाँ से वैल्यू आपको मालूम थी कितनी 2 ओम, क्लियर। यहाँ ज़रा देखिए यहाँ से कितना आया 6, ये 6 और ये 6 कैसा है, ये 6 और ये 6, 12 है और ये 6 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो R1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 70, क्या आएगा 72, और नीचे कितना आएगा, ये आ गया नीचे, ये नीचे आ गया 6, 12, 6, 18, तो ये आ गया 4 ओम। तो यहाँ से मिला आपको कितना 4 ओम, क्लियर हो गया। अब ज़रा देखिए इसको, ये कितना दिया जा रहा, इधर दिया जा रहा 6 ओम। अब ये था आपके पास A टर्मिनल और ये टर्मिनल था B, A और B के बीच निकालना था। अब ज़रा रेशियो चेक करिए, रेशियो चेक करोगे तो क्या आएगा R1/R2, R1/R2 की वैल्यू कितनी है 4/2, 2:1, R3/R4, ये कितना आएगा 6/3, ये आएगा 2:1। सर्किट कैसा है, सर्किट बैलेंस, हेंस सर्किट इज बैलेंस,
अब सर्किट हो गया बैलेंस्ड। जब सर्किट बैलेंस हो जाता है तो क्या करना है अब आपको, सर्किट बैलेंस हो गया तो बहुत सिंपल तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। देखिए ये दोनों हो गए कितने, ये हो गए 6, क्लियर। और ये दोनों कैसे हो गए, 6 3 9, ये हो गए 9 ओम। 6 और 9 ओम कैसे हो गए, पैरेलल। अब पैरेलल हो गए तो रिजल्ट कितना आएगा जाके, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 × 9, नीचे कितना आएगा 6 + 9, ये आएगा 54/15 ओम। ये इसका आंसर होगा। तो सिंपल तरीके से आपने आंसर ऑब्टेन कर लिया। ओके, तो ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी और थोड़ी सी टफ भी थी, इस पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 6। अब इस टाइप को पहले पहचानिए आप, जिसको हम बोलते हैं सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है, सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज, टाइप नंबर 6, सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो कैसे समझोगे, बहुत सिंपल है। ये आपके पास सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। देखिए यहाँ पे आप रखिए R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, क्लियर। फिर यहाँ लगा दीजिए R9, R10, R11, ऐसा। इनके क्रॉस आपको निकालना है, A और B के क्रॉस। अगर ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखे ऐसा, और यहाँ करंट मान लो I1 आ रही, यहाँ I2 आ रही, यहाँ पे I3 आ रही, ऐसा और भी बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ़ R1/R2 का रेशियो, R3/R4 का रेशियो, R5/R6 का रेशियो, R6/R7 का रेशियो, देखिए R1/R2, R3/R4, R5/R6, R7/R8 कैसे हो, सेम हो, तब क्या होगा, अगर ये सेम हो जाए तब की कहानी ये होगी, देन I1, I2, I3 = 0। इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, हम इनको लेफ्ट कर देंगे, जो ये लगे हुए हैं इनको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। ये पूरे सीरीज़ में हो जाएंगे, ये पूरे सीरीज़ में हो जाएंगे, फिर पैरेलल करके हम लोग इजीली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी का एक का रेशियो अगर नॉट इक्वल टू आया, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों उनमें से किसी का अगर रेशियो सेम नहीं आया, तो फिर ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। आप फिर सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन इसे नहीं मानोगे। ये काम आपको करना है और याद भी रखना है। अगर इनका रेशियो सेम आ रहा है, इसका रेशियो सेम नहीं आ रहा, तो फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। और ऐसी सिचुएशन में सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। क्लियर है। अब मैं लेता हूँ, इस पर प्रॉब्लम आप कैसे भी बना सकते हो, बस जो भी रेजिस्टेंस लेना इनका रेशियो सेम आना चाहिए। यहाँ कुछ भी लगे होंगे उनको काउंट नहीं करोगे। ओके, ऐसे ही एक प्रॉब्लम मैं आपको और सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज। पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज ये हो जाएगी 7 टाइप पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज। अब पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते कैसे हो वो देखिए। ये मैं पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूँ। देखिए ये मैंने पॉइंट दे दिया B और ये पॉइंट दे दिया मैंने A। ये आपके पास R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6, R7, ये हो गया R8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी मुझे लगाना है ऐसे। ये हो गया R9, ये हो गया R10, ये हो गया R11। क्लियर।
तो होगा क्या, अगर इनका यहाँ पे जो भी करंट मान लीजिए I1 है, यहाँ करंट I2 है, यहाँ करंट I3 है, इफ़ R1/R2 इक्वल टू R3/R4 R5/R6 R7/R8, अगर ऐसा है, अगर इनमें से कोई भी एक इक्वल नहीं होगा तो फिर कंडीशन होल्ड नहीं होनी है। जैसे सीरीज़ में वैसे पैरेलल में, ठीक है, रेशियो सेम है, तब क्या होगा, देन I3 I2 I1 I2 I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। उस कंडीशन में ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा और ये नहीं लिया जाएगा, तो इनको सीरीज़ में, इनको सीरीज़ में, इनको सीरीज़ में, इनको सीरीज़ में, फिर सारे पैरेलल। इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकाल सकते हो। बट कंडीशन यही है कि सबका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो स्टूडेंट आपके लिए ये पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज, चाहे सीरीज व्हीटस्टोन ब्रिज, और जो भी मैंने प्रॉब्लम्स आपको सिखाई हैं वो सारी इजी वे में आप कर पाओ। आई होप स्टूडेंट्स आपकी सारी प्रॉब्लम जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड रही होंगी, इस वीडियो को देखते ही देखते आप उन सारी प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।